कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। तमिलनाडु अब चेंज के लिए तैयार है। तमिलनाडु अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहता है। 4 जनवरी को शाह ने तैयार की पिच तो 23 जनवरी को मोदी ने कर दी धुआंधार बैटिंग। क्या करें साहब, तमिलनाडु का सियासी तिलिस्मी कुछ ऐसा है। विंध्य के इस पार यानी हिंदी हार्टलैंड में तो बीजेपी ने परचम लहरा दिया, एक बार नहीं कई बार। लेकिन कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण का दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए आज तक टेढ़ी खीर रहा है। अब बीजेपी के चाणक्य को यह अच्छे से पता है कि फिलहाल तमिलनाडु के तिलिस्म की चाबी अब तक बीजेपी के पास नहीं आई है, जो उनके खुल जा सिम कहते ही जीत का तोहफा उनको मिल जाए। अब तिरुवनंतपुरम की छोटी सी जीत ने बीजेपी के लिए केरल और तमिलनाडु में आज जरूर जगाई जाएगी, लेकिन जीत का विश्वास पुख्ता करने के लिए बीजेपी के दोनों दिग्गज अपना पूरा दम दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव कहीं का भी हो, विधानसभा या देश का हो, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी पूरी रखती है और दोनों दिग्गज अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। और तैयारी कितनी जमीनी है इस बार, वो मैं आपको बता देती हूं, और वो ये आंकड़े साफ तौर से आपको बताएंगे, अच्छे से समझा देंगे। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के 3 चक्कर लगाए, यानी 3 दौरे की, और इस दौरान करोड़ों की सौगात भी थी। अब जैसे 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम में 8,300 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया। रामेश्वरम आपको याद दिलाएगा जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को रखकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम गए और वहां जाकर प्रभु श्री राम कैसे आए थे, उस इतिहास को जो ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता हो, उसको वापस जगाया। बताया गया आज की जनरेशन को कि कैसे अयोध्या का और तमिलनाडु या रामेश्वरम का लिंक है, कैसे प्रभु श्री राम अयोध्या के हैं, लेकिन कैसे अपनी आखिरी लड़ाई के लिए रामेश्वरम जाकर उन्होंने पूजा की थी, अर्चना की थी, अपनी आखिरी लड़ाई की जीत के लिए आशीर्वाद लिया था। फिर मैं आपको बताऊं कि 26-27 जुलाई, जो कि 2025 की मैं बात कर रही हूं, उन 2 दिनों में भी तमिलनाडु गए थे। तो तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ का विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया था, शिलान्यास किया था। फिर गंगी कोंडा चोलपुरम में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, रोड शो भी किया। फिर 20 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर के जो साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट थी 2025 में, उसमें भी भाग लिया। और अब जनवरी बीतने से पहले ही एक बार तमिलनाडु पहुंच गए। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि कितनी प्रायोरिटी है तमिलनाडु की, जाहिर तौर पर। अब वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी पीछे नहीं है, वो रणनीतिकार हैं, वो जमीन पर रणनीति बना रहे हैं, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हर महीने, मैं आज से कम 6 महीने पहले की बात आपको बता रही हूँ, उन्होंने पहले तय कर लिया था कि अब हर महीने मैं 2 दिन बंगाल का दौरा करूंगा और 2 दिन तमिलनाडु का। और आज भी जब हम पार्टी के दिग्गजों से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड, तो वो क्लियरली कहते हैं कि बात जब तमिलनाडु की है तो एनडीए की सरकार बनेगी। जाहिर तौर पे इसको कॉन्फिडेंस भी माना जाता है या इसको नैरेटिव को सेट करने भी माना जा सकता है। अब देखिए, अमित शाह ने पिछले साल यानी 2025 में तमिलनाडु में 5 दौरे किए थे, और फिर इस साल की शुरुआत में भी 4 जनवरी को शाह तमिलनाडु पहुंच गए थे। ये बातें मैंने सिर्फ आंकड़ा गिनाने के लिए नहीं बताई हैं। दरअसल
ये तमिलनाडु में कमल खिलाने की मोदी शाह की इच्छा को बताता है, या यूं कहें अगर बहुत थोड़ा आगे जाके कि उनकी जो भूख है कि किस तरीके से तमिलनाडु में इस बार तो कमल खिलेगा ही, ये उसको दर्शाता है। पर सवाल ये है कि क्या इनसे बीजेपी का दक्षिण विजय जो पूरा प्लान है वो कामयाब हो सकेगा, या फिर मोदी शाह ने वो गणित बिठा लिया है जिससे तमिलनाडु का तिलिस्म टूट जाएगा। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं इसकी चर्चा करूंगी कि विंध्य के उस पार सियासत का कौन सा नया मोर्चा तैयार हो रहा है, जिसे कहा जाए कि समोसे की जगह क्यों डोसे का स्वाद है और चाय की जगह क्यों फिल्टर कॉफी की मिठास है। अब देखिए, नई शक्तियों का उदय और पुरानी ताकतों के नए इस्तेमाल के साथ तमिलनाडु तैयार है एक नई चुनावी जंग के लिए। और सियासत के इस साज को समझने के लिए तमिलनाडु की राजनीति का एक रिकैप भी आपको दिखा देती हूँ। लेकिन इस रिकैप से पहले मैं एक बात आपको बता देती हूँ। जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का परचम दक्षिण में भी लहराएगा। और जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपका कार्यकाल कैसा रहा, तो उन्होंने एक बात कही, वो ये थी कि अभी भी मेरा मन है कि मेरे को संगठन का काम करने के लिए दक्षिण भेज दिया जाए। मैं वहां पर 6 महीने संगठन की मजबूती पर काम करना चाहता हूं। मैं ये आपको इच्छा शक्ति बता रही हूं कि कैसे मोदी अमित शाह चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो ये दक्षिण का किला भेद नहीं हो पा रहा है उसको ढहा दिया जाए। और जाहिर तौर पे बीजेपी अक्सर मानती है कि देश के हित के लिए राष्ट्र पार्टियां जो हैं राज्यों में रहें जाएं, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो अपने हित के बारे में सोचती हैं और फिर राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं, नेशनल जो इश्यूज हैं वो गौण हो जाते हैं। कई बार रीजनल पार्टीज अपने हित के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करती हैं जो देश के लिहाज से सही नहीं होती। अब देखिए, मैं रिकैप की बात कर रही थी। इसलिए सबसे पहले अप्रैल 2025 में बीजेपी और एआईडीएमके ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। इसी के साथ 2023 में टूटे गठबंधन का पुनर्मिलन हुआ। फिर दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु पहुंचे, जहां ईशा फाउंडेशन में वो भाषा की दीवार को ढहाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसे बोलते हैं कि स्पीड ब्रेकर की तरह है बीजेपी के लिए। फिर देखिए, 2026 की शुरुआत में एनडीए ने गठबंधन की मजबूती बढ़ाने के साथ जब जनवरी में तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया जननायक काची और पुरेची भारतम काची जैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ एनडीए ने अपना कुनबा मजबूत किया। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी आपको नई नहीं लग रही होगी, क्योंकि कई राज्यों में जहां पर बीजेपी की कभी सरकारें नहीं थी उन्होंने ऐसे ही किया था, अपना कुनबा, अपना परिवार बढ़ाया और फिर किला ढहाया उस राज्य का। देखिए, बीते 20 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी एक नए विवाद के साथ हुई। हुआ यूं कि राज्यपाल RN रवि और राज्य सरकार के बीच राष्ट्रगान को लेकर ठन गई। राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा, माइक बंद होना और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर लिया। ऐसा 2024 और 25 के बाद ये तीसरा साल था जब ऐसा हुआ। 21 जनवरी को तमिलनाडु में गठबंधन के मोर्चे पर एनडीए को एक और कामयाबी मिली, जब AMMK ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और 22 जनवरी को पलानीस्वामी के आवास पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनसे मुलाकात करते हैं, जहां एनडीए को अंतिम रूप देने और सीट शेयरिंग पर चर्चा होती है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा और इसमें लेके जाऊं। ये जो पीयूष गोयल वाली मुलाकात हुई वो बेहद खास थी। कहीं ना कहीं एआईडीएमके थोड़ा आनाकानी कर रहा था कि हम जाएं साथ नहीं जाएं। तो अमित शाह का एक स्टाइल है। अमित शाह ने कहा कि आप साथ आकर चुनाव जीतना चाहते हैं या अकेले चुनाव लड़कर एक बार फिर चुनाव हारना चाहते हैं। ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि एआईडीएमके को ये मैसेज दिया कि अगर आप अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे और डीएमके अलग लड़ता है तो कुछ भी हो नतीजा, लेकिन एआईडीएमके चुनाव नहीं लड़ पाएगी, जीत नहीं पाएगी। तो ऐसे में एआईडीएमके ने फिर ये फैसला लिया। बात यह है कि बीजेपी ने नए नए तरीके अपनाए। आपको याद होगा कि पहले भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी।
फिर जब चुनाव नतीजे अच्छे नहीं आए तो बीजेपी के आलाकमान ने ये माना कि अगर हम पहले भी एआईएडीएमके के साथ जाते तो शायद नतीजे अलग होते, लेकिन उस समय अन्नामलाई को फ्रंट फुट पे रखा गया और अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि हम अलायंस के साथ जाएं। नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए, इसलिए इस बार बीजेपी ने फैसला किया कि हमको अलायंस के साथ ही चुनाव में आगे बढ़ना होगा। इससे बाहरी और लोकल वाला जो भेद है वो भी कम होगा। अब देखिए, सियासत की इन तस्वीरों को राजनीति के एल्बम में सहेज कर रखें तो सामने आता है कि तमिलनाडु ने एनडीए अपना मोर्चा मजबूत कर रही है। एनडीए यानी बीजेपी खास तौर पे चाहती है कि बहुत सारे दल हों, और अभी तो बहुत सारे दल एकजुट करना चाहती है बीजेपी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी पार्टियां भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है वो बीजेपी की बी टीम की तरह भी चुनाव लड़ें। इसलिए अभी बहुत पानी बहना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। इस बार का तमिलनाडु का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। देखिए, डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी द्वारा, उनको हर तरफ से घेरने की। मकसद चुनौती का सामना करना और मुश्किलों का मुकाबला करना और विपक्ष को या डीएमके कांग्रेस को के सामने चुनौती खड़ा करना है, क्योंकि ये वही तमिलनाडु है जिस पर फतेह का मतलब होगा दक्षिण का द्वार खुलना। और ये बीजेपी के लिए, खास तौर पर अमित शाह मोदी के लिए बहुत जरूरी है। 11 साल से वो देश पर राज कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अभी तक तमिलनाडु का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। तमिलनाडु अब बीजेपी एनडीए की सरकार चाहता है। हमें तमिलनाडु को डीएमके सरकार से मुक्ति दिलानी है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। अब ये याद रखिएगा कि भारत के दक्षिणी सिरे पर फैले इस भूभाग जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मरुभूमि से कम नहीं है। 1967 का वो दौर जब कांग्रेस अपने शबाब पर थी, तब तमिलनाडु ने उसे खाक में दबा दिया और आज बीजेपी अपने शिखर पर खड़ी है, संभावनाओं से लबालब भरी है, लेकिन उसके हिस्से में भी अब तक किसी तरह की ठोस राजनीतिक उपलब्धि नहीं आ सकी। मोदी युग के आने से पहले भी बीजेपी तमिलनाडु में कभी बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी नहीं रही और उसके बाद से जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी को हार का ही मुंह देखना पड़ा है। लेकिन ये वही बीजेपी है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हर हार में सीख की तलाश करते आए और विंध्य के उस पार भी अपने विस्तार के लिए बीजेपी पिछली हारों से सीख कर नई रणनीति तैयार कर रही है। शायद मैं वही कह रही थी कि अन्नामलाई वाली रणनीति जो थी जिससे पार नहीं पा पाई थी बीजेपी, तो इस बार रणनीति बदली है। अब जानते हैं कैसे, क्या तैयारी करती है बीजेपी। क्योंकि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे इलाकों में बीजेपी के हालिया प्रदर्शन ने पार्टी में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव देखा। उम्मीद कि कुछ हो सकता है। देखिए, तिरुवनंतपुरम की जीत ने उस मिथक को तोड़ दिया है कि बीजेपी विंध्य पर्वत के नीचे चुनाव नहीं जीत सकती है। पूरा असर तमिलनाडु पर नजर आने की उम्मीद है। दूसरा ये कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने पिछले कुछ साल में तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, पिछली बार जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अन्नामलाई को जो लीड दी गई थी, स्पेस दिया गया था दिल्ली द्वारा, उसको पसंद नहीं आया। तो जहां जहां पे भी एकजुटता कम होती है नतीजे पूरक नहीं होते, नतीजे उस हिसाब से नहीं आते। तो अभी भी अन्नामलाई बीजेपी के जो दिल्ली की लीडरशिप है उनकी आंखों के तारे हैं। भले ही उनको आगे नहीं रखा जाएगा, अलायंस है एआईडीएमके के साथ, लोकल लीडरशिप को साथ लिया जाएगा, तो इस बार भी उनके एन मन एन मक्कल यानी मेरी मिट्टी मेरे लोग यात्रा जो पिछली बार भी उन्होंने की थी और डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने
युवाओं के बीच बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। और जाहिर तौर पे विकास, भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे राज्यों में हुए विकास या देश की इस 11 साल में हुए विकास की तस्वीर तो बार बार दिखाती है। इसीलिए इतने बड़े बड़े शिलान्यास या अनाउंसमेंट भी होते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो तमिलनाडु की तस्वीर जो नहीं बदल पाई है वो बदल जाएगी। और साथ ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कोयम्बटूर, मदुरै और चेन्नई की सीटों पर खासा फोकस रखा गया है, क्योंकि इन सारी सीटों पर हार जीत पूरा मैसेज जो है प्रदेश में देती है। अब पार्टी ने पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के शहरी इलाकों में अपनी पैठ बनाई है। ये सबसे पहले बीजेपी का स्टेप 1 होता है कि वो शहरी वोटर्स को अपनी तरफ खींचती है। दूसरा देखिए, कोयम्बटूर की 2 सीटें और चेन्नई महानगर की 3 से 4 सीटों पर बीजेपी की नजर भी है। ये वही इलाके हैं जहां हिंदी भाषा बोलने वाले वोटर्स की तादाद जीत हार का फैसला करती है। हवाई दावों के बजाय जमीनी हकीकत पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाल ही में अमित शाह ने 120 सीटों का रिव्यू किया है और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है जहां उसे जीत की मजबूत उम्मीद है। और इसमें रामेश्वरम जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इलाकों पर फोकस करना भी बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रहा है। अच्छा, ये तो है ही, बीजेपी का जो सबसे बड़ा फोकस है वो हिंदुत्व है। इसीलिए आज से नहीं, लंबे समय से इसी स्ट्रैटेजी के तहत और इसी आइडिया के तहत बीजेपी ने, आपको देखा होगा कि काशी तमिल संगमम की बात की, कैसे वो नॉर्थ और साउथ के बीच की खाई उसको इस धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। और इसीलिए आज भी एक डेटा अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर हुआ या काशी हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पिछले 4-5 सालों में साउथ के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमने आते हैं। तो वो जो खाई को जोड़ने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के शायद आज के दिन के लिए की है। अब देखिए, इसीलिए ऐसी जगह देखी गई है जहाँ पे हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करें। और इसके साथ ही राजनीति सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने की भी नहीं है, बल्कि एनडीए को अभेद बनाने की है। वजह यह है कि बीजेपी को पता है कि वो अकेले नहीं जीत सकती, तो एनडीए अगर पूरा मजबूत होगा, इसीलिए वो सीटें चुनी जाएंगी जहां पर अगर एआईडीएमके मजबूत है तो एआईडीएमके वहां से चुनाव लड़े, अगर कोई और पार्टी जो एनडीए के परिवार की है वो मजबूत है तो वो वहां से चुनाव लड़े। आइडिया सिर्फ ये है कि मिलकर चुनाव जीतना है। और बीजेपी दूसरे राज्यों में भी, आप अगर श्रीनगर की बात करें, दूसरे राज्यों में भी जहां पर बीजेपी का ग्राउंड कमजोर होता है वो पूरे परिवार की तरह एकजुट होकर चुनाव जीती है। महाराष्ट्र उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए, एआईडीएमके के दोनों धड़ों के साथ बीजेपी तैयार है, उनको साथ लाया जा रहा है। और इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे डीएमके के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। इसी सोशल इंजीनियरिंग का असर है कि एआईडीएमके से अलग हुआ एक धड़ा एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन चुनाव से पहले वापस एनडीए के साथ आ गए। और आपने देखा होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, अमित शाह का ट्वीट आया, फिर प्रधानमंत्री का ये दौरा, एनडीए के परिवार के लिए प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया, पोस्ट आया, ये सब कुछ बहुत कुछ कहता है। ये वो ताकत दिखाता है और ये मैसेजिंग है, नैरेटिव है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रभारी हैं पीयूष गोयल। उनसे मुलाकात होने के बाद एनडीए के साथ जाने में ही अपना फायदा समझा एएमएमके ने। ये वही दिनाकरन हैं जिन्होंने साल 2018 में पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी एआईडीएमके से अलग होकर एएमएमके पार्टी की स्थापना की थी। उनकी पार्टी जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती है। दिनाकरन अक्सर कहते हैं कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु की जनता के हित में आवाज उठाना है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में उनका एनडीए में लौटने का फैसला बीजेपी का तमिलनाडु में नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये उनकी घर वापसी है। दिनाकरन पहले भी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एएमएमके ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तमिलनाडु में। 2 सीटें थेनी और तिरुचिरापल्ली पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी दोनों सीटें हार गई थी। और हार के बाद भी बीजेपी ने दिनाकरन को तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण चेहरा माना, लगातार संपर्क बनाए रखा। वजह थी कि वो राज्य की छोटे छोटे दलों को मिलाकर डीएमके के सामने चुनौती पेश करना चाहती थी।
बीजेपी की स्ट्रैटेजी माइन्यूट, और इन छोटे दलों में से एक हैं एक्टर विजय थलापति की टीवी के। विजय थलापति की पार्टी टीवी के का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नई ताकत की तरह हो रहा है, क्योंकि ये वही तमिलनाडु है जहां की राजनीति में रोल निभाने के लिए फिल्म सितारे अक्सर लाइमलाइट में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए MG रामचंद्रन, आपको याद होगा, उन पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं, यानी MGR, जिन्होंने 1972 में DMK से अलग होकर AIDMK बनाई और 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त। और उसके बाद जयललिता जी की फैन फॉलोइंग आपने देखी। उनकी ही पार्टी में जयललिता आई, उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए 6 बार CM पद की शपथ ली। फैन फॉलोइंग, भगवान मानते थे उनको लोग। फिर एक्टर कैप्टन विजयकांत ने 2005 में खुद DMDK नाम की पार्टी बनाई। 2018 में कमल हसन ने MNM पार्टी बनाई, हालांकि कामयाबी के शिखर पर वो चढ़ नहीं पाए। अच्छा, आपको बता दें कि पहले लेकिन बीजेपी ने कमल हसन हुआ, रजनीकांत हुए, उनसे संपर्क किया था। और साथ में एक्टर सेंथमी जान सीमन ने 2010 में NTK पार्टी बनाई। हालांकि वो कोई बड़ी जीत को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पार्टी 2021 में वोट शेयर के मामले में तीसरे नंबर पर थी। और सबसे नए खिलाड़ी हैं अब पिक्चर में विजय थलापति, जिन्होंने 2024 में खुद की पार्टी टीवी के तैयार की, और वो 2026 के लिए कमर भी कस रहे हैं। जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का जो करिश्माई नेतृत्व था, उसमें एक खालीपन आ गया था, और विजय उसी खालीपन को टीवी के जरिए भरने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में जिस अंदाज में उनकी एंट्री हुआ करती थी, कुछ वैसे ही अंदाज में विजय राजनीति में अपना आगाज करते हैं। विजय के लिए ये पहला इम्तिहान होगा, और अभी तक उनकी रैलियां, उसमें भीड़ का हिसाब से ये देखा जा रहा है कि चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, करूर, तंजावुर के साथ मदुरई और कोयम्बटूर में उनका असर अलग चुनाव में दिखने की उम्मीद लग रही है। विजय और उनकी पार्टी टीवी के की इस ताकत का अंदाजा तमिलनाडु में NDA गठबंधन को भी है, और बीजेपी की रणनीति ही तमिलनाडु के छोटे दलों को साथ जोड़कर जीत की दहलीज तक पहुंचने की है। लिहाजा बीजेपी अब TVK को भी साथ लेकर आने की तैयारी कर रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीजेपी जब रणनीति बनाती है उसको पता है क्या स्ट्रैटेजी है, तो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी बैकडोर से विजय से बात कर रही है। सूत्र ये भी संकेत देते हैं कि विजय ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनाना होगा, और उस बात पर फिलहाल NDA में सहमति नहीं बनी, या यूं कहें कि बीजेपी सहमत नहीं है। तो अभी देखना होगा कि विजय अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो DMK के वोट काटेंगे, साथ लड़ते हैं तो क्या समीकरण होते हैं। तो ऐसे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने विजय को संपर्क किया, अभी तक बात नहीं बनी। बीजेपी PMK और AMMK को तो गठबंधन के साथ पहले ही लेकर आ चुकी है। अब अगर विजय भी बीजेपी के साथ आ जाएं तो तमिलनाडु का जेनजी का भी झुकाव NDA की तरफ होगा, क्योंकि विजय का वोट बैंक युवाओं के बीच मजबूत माना जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तमिलनाडु के साथ साउथ से जुड़े चेहरों को अपने कुनबे में बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे विदेश मंत्री S जयशंकर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हालांकि निर्मला सीतारमण लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको लगातार दौरे पे भेजा भी जाएगा। अब बात है BS येदियुरप्पा, उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। प्रहलाद जोशी कैबिनेट में एक मुख्य चेहरे के हिसाब से वो रहे हैं। वेंकैया नायडू, के जना कृष्णमूर्ति, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको बीजेपी आगे बढ़ा चुकी है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम के जरिए, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, बीजेपी ने दक्षिण और उत्तर की दूरी को कम करने की कोशिश की है। तो वहीं भाषा की चुनौती को पार पाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में बाहरी और भाषा के मुद्दे को काउंटर करने के लिए इस बात पर जोर दे चुके हैं कि हर भारतीय को दक्षिण भारत की कम से कम एक दक्षिण भाषा को सीखना चाहिए। स्ट्रैटेजी
फिर प्रधानमंत्री मोदी भी 28 दिसंबर को मन की बात में तमिल भाषा का जिक्र कर चुके हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी बाकी मुश्किलों को आसान कर रही है कांग्रेस डीएमके के गठबंधन में आती दरारों के दावों से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने डीएमके से 40 सीटें मांगी हैं जिन पर पार्टी राजी नहीं है, और कांग्रेस का एक धड़ा विजय के साथ जाने की वकालत कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ तो डीएमके को नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 50 सालों में तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति ने नेशनल पार्टीज को बहुत धकेल दिया है पीछे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को यहाँ की सियासत में पैर जमाने के लिए एआईडीएमके और डीएमके से हाथ मिलाना पड़ा, क्योंकि 2006 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ तमिलनाडु में गिरता रहा। 2006 में जो कांग्रेस 48 सीट्स पर लड़कर 34 सीट जीत कर आई थी, 48 में से 34, वो 2011 में 63 सीटों पर उतरी, लेकिन जीत सिर्फ 5 सीटों की हुई। 2016 में 41 सीटें लड़ी, 8 जीती, और 2021 में 25 सीटें लड़कर 18 सीट जीती। 2021 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 18 सीटें डीएमके के साथ गठबंधन की वजह से ही जीत सकी, क्योंकि कांग्रेस को डीएमके के कोर वोटर्स का साथ मिल गया। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास ना काडर है, ना ऐसी विचारधारा, और ना वो मेहनत करती है, और विचारधारा भी नहीं है जो तमिल वोटर्स को जोड़ सके। इसीलिए डीएमके उसे ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है, उसको लगता है नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ केरल में बेहतर नतीजे हासिल करने के साथ बीजेपी ने एक तरह से दक्षिण का द्वार खोल दिया है, बस अब देरी एंट्री करने की है। और वैसे भी बीजेपी कोई भी काम आनन फानन में नहीं करती। बरसों की प्लानिंग और प्रयास बीजेपी की सफलता का राज है, और बीजेपी जानती है कि तमिलनाडु का सियासी किला फतेह करना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। दो ही चुनौतियां हैं, एक नॉर्थ और साउथ का जो गैप है उसको कम किया जाए, और दूसरा ये जो बाहरी वाली पॉलिटिक्स है उसको इग्नोर किया जाए। कोशिश की जाए कि बाहरी वाला तमका जो है बीजेपी पर नहीं लगे, इसीलिए वो एनडीए का कुनबा बड़ा कर रहे हैं। एक और जैसे आपसे बात की थी कि काशी तमिल संगमम में नॉर्थ साउथ के बीच की खाई को पाटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद को हिंदी बेल्ट की पार्टी के टैग के नैरेटिव से भी मुक्ति पाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु को लेके कई विरोधाभास भी सामने आते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक हैं, फिर भी नास्तिक कहे जाने वाले नेताओं को वोट दे देते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी फिल्मी सितारों को भगवान मानते हैं, फिल्मी सितारों के पीछे राजनीति में चले जाते हैं। सरकार खुद को कल्याणकारी कहती है, लेकिन राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब बेचकर जुटाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिर भी खजाना अक्सर खाली बताया जाता है। जाति खत्म करने की बात करने वाले नेता ही जाति की राजनीति करते हैं, और वैसे भी राजनीति के दो चेहरे होते हैं हमेशा, एक जो दिखता है, दूसरा जो पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन इस बार दक्षिण द्वार खोलने को बीजेपी लालायत है, और पार्टी पूरी ताकत से मिशन साउथ में जुटी हुई है। और अमित शाह ने इस बार शायद गांठ बांधी है कि हुक या क्रुक बीजेपी को इस बार तमिलनाडु में जीत हासिल करानी है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।